प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी, यहां से हम लोगों को पढ़ना है। ये इतनी सारी किताबें थी, इतने सारे ज्ञान की बात थी, लेकिन सारी की सारी बुक्स जो थी वो मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं कि हस्तलिखित किताबें, हाथ से लिखी हुई किताबें थी। चाहे वो पेपिरस पर लिखा गया हो, पेपिरस एक किस्म का पत्ता होता था, या लेदर पर लिखा गया हो, चमड़े पर लिखा गया हो, या कागज पर लिखा गया हो, जिस भी चीज पर लिखा गया हो, ये सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, हस्तलिखित किताबें थी। और अगर कोई किताब बेहद ज्ञान से भरी हुई थी तो फिर उस किताब की नकल की जाती थी, और उस किताब की नकल भी फिर हाथ से लिखी जाती थी। जिसकी राइटिंग बेहद खूबसूरत हो, जो पढ़ सकता है, उससे लिखी जाती थी। तो एक किताब की नकल करने में 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल गुजर जाते थे। तो किताबों की संख्या ज्यादा नहीं थी। मेरे पास किताब है, हमने जो बता दिया पब्लिक ने उसी मान लिया। अब मैं सत्य बोल रहा हूं, असत्य बोल रहा हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आम जन के रीच से किताबें बेहद दूर थी। The common people did not read these books. लिटरेसी भी नहीं थी उतनी। इस बीच द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग, हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे कोलंबस। कोलंबस डिस्कवर किया था अमेरिका को, यही ना? yes, और हजारीबाग वाला कोलंबा कॉलेज कौन सा है जी? ये कौन सा कोलंबस है? हजारीबाग में एक कॉलेज है ना, कोलंबस। सेंट कोलंबस सर। सेंट कोलंबस नहीं है, सेंट कोलंबा है। कोलंबस तो नहीं है, मेरे ख्याल से कोलंबस नहीं है, कोलंबा है। अपस्ट्रफी एस है, सेंट कोलंबाज। गूगल सर्च कीजिएगा, हुआ सेंट कोलंबा, ठीक है, हुआ सेंट कोलंबा। गूगल सर्च कीजिएगा, COLUMBA। चलिए, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। इस बीच जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। देयर वॉज अ गोल्डस्मिथ, हिज नेम वॉज जोहेनस गुटेनबर्ग। जोहेनस गुटेनबर्ग, जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। एक सुनार था जिसका नाम था जोहेनस गुटेनबर्ग। उसने 1440 के करीब, एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है, 1440 के करीब, 1440 के करीब जर्मनी में पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। बट इट वॉज नॉट एन एडवांस्ड टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन ये एडवांस्ड प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। किताबें छापना अब भी बेहद मुश्किल काम था। लकड़ी के ऊपर अक्षरों को उल्टा खुदाई की जाती थी और फिर छपाई की जाती थी, तो मुश्किल काम था। gave a new impetus to the revival of learning, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रचार प्रसार तो शुरू हो गया। अब ठीक था, 2 साल में एक किताब छप रही थी, लेकिन छप तो रही थी। इस बीच इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन नाम का एक व्यक्ति था। पूरा नाम लिख लीजिए उसका, वहीं पर जहां पर कैक्सटन लिखा हुआ है, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन, WILLIAM, विलियम कैक्सटन। इस बीच 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया और विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस, पहली प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में स्थापित की, विच रिवोल्यूशनाइज्ड द हिस्ट्री, जिसने पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया है। उस प्रिंटिंग प्रेस के बाद रेनेसां में जो जबरदस्त जोर आया, जो रफ्तार पकड़ा रेनेसां ने, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अब कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस तो लगा दिया, तो पहले कौन सी किताबें छपेंगी? रिलीजियस।
रिलीजियस बुक्स छपेंगी, सबसे पहले रिलीजियस बुक्स छपेंगी, बाइबल छपेगा, पहला काम तो यही होगा। कैक्सटन एंड हिज सक्सेसर्स प्रिंटेड एंशिएंट क्लासिक्स। कैक्सटन ने और उसके सक्सेसर्स ने एंशिएंट क्लासिक्स एंड देयर ट्रांसलेशंस को छापना शुरू किया। एंशिएंट क्लासिक्स मींस, फिर यही टर्म बार बार आता है, एंशिएंट ग्रीस लिटरेचर एंड एंशिएंट रोम। लिटरेचर ऑफ ग्रीक और रोमन। होमर की कविताएं छपने लगी, इकिलस की किताबें छपने लगी, यूरिपिडीज की ट्रेजेडीज छपने लगी, सोफोक्लिस की ट्रेजेडीज छपने लगी, प्लेटो, एरिस्टोटल और बाइबल भी प्रिंट होने लगा, या रिलीजियस फिलॉसफीज छपने लगी। लेकिन चीजें अब भी किसमें छप रही थी? लैटिन में छप रही थी और ग्रीक में छप रही थी। तो जब ट्रांसलेशंस उनके छपने शुरू हुए इंग्लिश में, तब जाकर के इंग्लैंड के लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया। In this way, the invention of the printing press helped immensely in the spread of new knowledge and humanism. इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस ने रेनेसां स्पिरिट को स्प्रेड करने में, फैलाने में जबरदस्त योगदान दिया। The spirit of Renaissance influenced her, और जब रेनेसां का स्पिरिट फॉलो किया, रेनेसां की विचारधारा फॉलो की, तो उस समय के जो प्लेराइट्स थे, यूनिवर्सिटी विट्स एंड एलिजाबेथन प्लेराइट्स, क्रिस्टोफर मार्लो नाम सुना हुआ है आपका? इसके डॉक्टर फॉस्टस की कहानी सुनाए थे हम, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, बेकन एसेइस्ट था, बेकन के बारे में लिख लीजिए वहीं पे मार्जिन में, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, एंड मेनी अदर पोइट्स, ड्रामेटिस्ट एंड राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। ये सभी रेनेसां की फिलॉसफी से प्रभावित हुए। Marlowe's Tamerlane is steeped in the spirit of a Renaissance. मार्लो की टैमरलेन, एंड वहीं पर और करेक्शन कीजिए, एंड मार्लो की टैमरलेन एंड इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर DOCOTOR, डॉक्टर फॉस्टस, F कैपिटल से, FAUTUS, एंड डॉक्टर फॉस्टस इज होगा या आर हो जाएगा? ईच आर होगा सर, आर होगा सर, प्लूरल। चैम्बरलेन और डॉक्टर फॉस्टस जो है, आर स्टीप्ड इन द स्पिरिट ऑफ रेनेसां। ये दोनों किताबें जो है रेनेसां स्पिरिट से भरपूर है। अब रेनेसां स्पिरिट से कैसे भरपूर है? डॉक्टर फॉस्टस ने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया शैतान के हाथों और उससे कहा कि मुझे जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान दो। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मैं जितने तरह के ज्ञान चाहता हूं उतने तरह के ज्ञान दो, और 1 साल खत्म होगा तो मैं अनंत काल के लिए नरक की आग में जलने के लिए तैयार हूं। तो ये रेनेसां स्पिरिट था कि आपने अपने घर की सबसे कीमती चीज को गिरवी रख दिया ताकि आप मोबाइल खरीद सके और इंटरनेट पर पढ़ाई कर सके। यह है रेनेसां स्पिरिट। आपने अपनी साइकिल बेच दी डिक्शनरी खरीदने के लिए कि मेरे पास डिक्शनरी ज्यादा जरूरी है, साइकिल की कोई जरूरत नहीं है। यह है रेनेसां स्पिरिट। आपने अपनी बाइक बेच दी पढ़ाई के लिए, तो यह है रेनेसां स्पिरिट। तो डॉक्टर फॉस्टस ने वही किया था। चैम्बरलेन, ये तैमूर लंग की कहानी है जो विश्व विजय के लिए निकला था। जब आप दूसरी दुनिया को देखने के लिए अपने गांव से, अपने शहर के बाहर निकलते हैं, जोखिम उठाते हैं, खतरा उठाते हैं, दिस इज कॉल्ड रेनेसां स्पिरिट। कुएं में
एक मेढक अपनी जिंदगी ताउम्र गुजार देता है मस्ती में, उसे कतई कोई चाहत नहीं होती है बाहर घूमने की, देखने की, लेकिन वो मेढक अगर कुएं से बाहर निकल करके आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है तो उस मेढक में है रेनेसांस स्पिरिट। इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का नाटक लिखा था, जिसमें व्यापारी समुद्री यात्राओं पर दूर दूर जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। तो ये रेनेसांस स्पिरिट है। हम और आप तो अपने घर से नहीं निकले कि कौन खतरा उठाएगा। द ट्वेल्थ नाइट अनजान द्वीप की बात करता है, समुद्री यात्रा की बात करता है। ओथेलो नाम के प्ले में जिक्र है दूर दराज के देशों पर युद्ध करना, जीतना। द टेम्पेस्ट, ये सारी किताबें जो है टेस्टिफाई टू द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी एंड एडवेंचर। इन सारी किताबों में राइटर्स बात करते हैं नए नए क्षेत्रों में जाने की, साहसिक अभियानों की, उन देशों में जाने की, उन द्वीपों पर जाने की जहां पर आज तक पहले कोई नहीं गया है। डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डिफो की रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो के समुद्री यात्रा की कथा है ये। और उस दौरान समुद्री यात्रा में 18th सेंचुरी में समुद्री यात्रा में क्या क्या दिक्कतें हुई होगी आप कल्पना कर लीजिए। आज भी समुद्री यात्रा में दिक्कतें होती है, तो उस जमाने में क्या दिक्कतें हुई होगी रॉबिन्सन क्रूसो को आप कल्पना कर लीजिए। इसके बावजूद डैनियल डिफो जो है वह रॉबिन्सन क्रूसो समुद्री यात्रा पर गया। तो ये रेनेसांस स्पिरिट था। कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसमें एक बूढ़ा नाविक दक्षिणी ध्रुव पर जाता है समुद्री यात्रा से, ऑल्सो एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस, इस रेनेसांस इन्फ्लुएंस को दिखलाता है। स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर की हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कविता है। मूअर की, टॉमस मूअर की यूटोपिया किताब का नाम है। बेकन, अभी ऊपर में बता रहे थे बेकन कौन था, किसका पिताजी था? इंग्लिश ठीक है। फ्रांसिस बेकन जो था न्यू एटलांटिस लिखा। ये सब सभी पर रेनेसां का प्रभाव देखा जा सकता है। बचपन में आप भी घर से निकलते थे खेलने के लिए, खेल के मैदान में खेले, उसके बाद आपको मालूम हुआ कि बगल वाला जो बिल्डिंग है ये भूतहा बिल्डिंग है, तो आप सोचते हैं कि अच्छा चलो झांक करके तो आते हैं ना बिल्डिंग में है क्या, आखिर कहां भूत है, कैसा भूत है, और आप उस बिल्डिंग में चुपके से घुसे। तो ये रेनेसांस स्पिरिट था। आप खेलते थे, आप जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ करके जामुन तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं, और आपका दोस्त कि नहीं मुझको डर लगता है मैं नहीं चढ़ूंगा। तो आप में रेनेसांस स्पिरिट था और आपके दोस्त में रेनेसांस स्पिरिट नहीं था। आप पढ़ रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं हमको, दिस इज रेनेसांस स्पिरिट। बाकी 99% बच्चों का तो बिना पढ़े ही काम चल जा रहा है, तो उनमें रेनेसांस स्पिरिट है क्या? नो सर। आप सुबह जाग रहे हैं, जब सब कोई सोया रहता है तो आप सुबह जाग करके पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज रेनेसांस स्पिरिट। रेनेसां स्पिरिट को समझने और तलाशने की जरूरत है। रेनेसां मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 1453 वाला, और ये प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होती है। रेनेसां का भाव कभी खत्म नहीं होता है। अरे मेरे दादाजी जो थे शहर के एसपी थे, और आप अपने क्या हैं तो पान दुकान चला रहे हैं, तो डार्क एज है कि रेनेसां स्पिरिट है? डार्क एज। और आप कोशिश कर रहे हैं कि दिन भर पान दुकान चलाने के बाद रात में आप बैठ करके रात भर पढ़ाई कर रहे हैं कि यूपीएससी किसी तरह से मुझको क्लियर कर लेना है, तो ये है रेनेसां स्पिरिट। द रिफॉर्मेशन लिटरेचर से आप ये सीखते हैं,
परीक्षा तो हर कोई पास करेगा और हो सकता है आपसे बेहतर नंबर लाए। द रिफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड मूवमेंट था, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। किस चीज से रिलेटेड था? भोजन से रिलेटेड था, धर्म सुधार, आंदोलन, रिलीजन से रिलेटेड था। द रिफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन था जिसने शुरुआत की रिफॉर्मेशन की? मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर ने द 90 थीसिस नाम का एक पैम्फलेट लिखा था, प्रोटेस्ट किया था उसने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। बाद में मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स जो हैं वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस कहलाए। आप हजारीबाग में पढ़ते हैं, अगर सेंट कोलंबा में पढ़ते हैं तो सेंट कोलंबा जो है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का है या कैथोलिक क्रिश्चियंस का है? कभी जानने की इच्छा आपको नहीं होती है, आपने तो सेंट कोलंबा कभी गूगल में सर्च भी नहीं किया होगा। आप जेवियर्स में पढ़े हैं तो जेवियर्स कैथोलिक क्रिश्चियंस का है या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का है? कैथोलिक, आई गेस। चलिए मेरे कैथोलिक ठीक है, देखिए पता कीजिए, मेरे क्लासरूम के सामने जो चर्च है वो कैथोलिक चर्च है या प्रोटेस्टेंट चर्च है? कैथोलिक सर। अंदर कभी जाने की कोशिश नहीं की आपने? अंदर देखने की कोशिश नहीं की कि कैसा दिखता है? कोई रोके तो बता दीजिए कि हम देखना चाहते हैं। कोई मारेगा पीटेगा थोड़ी आपको। बहुत होगा तो बोल देगा कि नहीं नहीं जाना है अंदर। ट्राई तो कीजिए। रिफॉर्मेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंटेम्पररी लिटरेचर। रिफॉर्मेशन ने भी प्रभावित किया उस समय के साहित्य को। विलियम टिंडल नाम का एक व्यक्ति था। उसने ट्रांसलेट किया बाइबल को, ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। उसने लैटिन भाषा में लिखे हुए बाइबल को ट्रांसलेट किया। किस भाषा में? इंग्लिश। तो ये पहला ट्रांसलेशन था बाइबल का और विलियम टिंडल को बोला जाता है द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट। लिख लीजिए वहीं पर, एक साल ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट, द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट। क्यों कहलाता है ये फर्स्ट प्रोटेस्टेंट? क्योंकि जब इसने बाइबल को, न्यू टेस्टामेंट मीन्स बाइबल, जब इसने बाइबल को लैटिन से, लैटिन से या ग्रीक से, उतना अब हमको याद नहीं है, जब इसने लैटिन या ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बाइबल को, तो उसका परिणाम क्या निकला? लोग पढ़ने लगे और समझदार हो गए। जिस दिन सत्यनारायण कथा ट्रांसलेट हो गया संस्कृत से हिंदी में, तो पंडित जी अब ऐसो कुछ भी आए बाएं बोल करके नहीं निकल सकते हैं। तो विलियम टिंडल का यह प्रयास कहलाता है पहला प्रोटेस्टेंट एक्टिविटी, कि उसने कैथोलिक चर्च के कंट्रोल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, इसलिए इसको बोला जाता है द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट। बाइबल दो तरह की है, एक ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है और एक न्यू टेस्टामेंट कहलाता है। याद रखिएगा ये चीज हमेशा। नया नियम अगर आप हिंदी स्कूल में पढ़े होंगे, क्रिश्चियंस के हिंदी स्कूल में पढ़े होंगे, तो वहां पर बोलता होगा नया नियम पुराना नियम। ओल्ड टेस्टामेंट मीन्स पुराना नियम एंड न्यू टेस्टामेंट मीन्स नया नियम। बाइबल दो तरह का है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो मूलतः हेब्रियो में लिखी हुई थी, उसमें सृष्टि के निर्माण से लेकर के और जीसस के आगमन तक की कथा है ओल्ड टेस्टामेंट में।
और न्यू टेस्टामेंट में जीसस के मृत्यु और जीसस के उपदेश और जीसस के शिष्यों के उपदेश के बारे में चर्चाएं हैं। क्रिश्चियनिटी की चर्चा है। जीसस के आगमन तक इस विश्व में क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो न्यू टेस्टामेंट में क्रिश्चियनिटी की चर्चा है। उसके बाद एक और किताब छपी, द ऑथराइज्ड वर्शन ऑफ द बाइबल। 1611 में जब भी द ऑथराइज्ड वर्शन ऑफ द बाइबल का जिक्र कीजिएगा तो 1611 जरूर बोलिएगा, तो याद रहेगा आपको। द ऑथराइज्ड वर्शन ऑफ बाइबल ऑफ 1611 भी छप करके आई। 1611 तक तो प्रिंटिंग प्रेस हो गया था ना। कब हुआ था? कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में कब लाया था? 1476 तो 1611 में जब ऑथराइज्ड वर्शन ऑफ द बाइबल छपा होगा तब तो फिर तो किताबें छप करके आ गई होंगी। तो 1611 में ऑथराइज्ड वर्शन ऑफ द बाइबल छप करके आई तो सब लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। लेफ्ट इम्पेरिशबल मार्क ऑन द फोर्थ कमिंग लिटरेचर। फोर्थ कमिंग को एक साथ कीजिए। भविष्य में आने वाले सभी साहित्य को इसने प्रभावित किया। अब ये ऑथराइज्ड वर्शन ऑफ द बाइबल क्या है? 1611 में इंग्लैंड का राजा था जेम्स द फर्स्ट। जेम्स द फर्स्ट, जैकोबियन नाम उसी पर पड़ा है। जेम्स द फर्स्ट इंग्लैंड का राजा था और इस समय तक बाइबल के बहुत सारे वर्शंस आ गए थे। बाइबल के अलग अलग वर्शंस आ गए थे। जैसे कुरान का देखिएगा, जिक्र कीजिएगा जब, तो कुरान का बस एक ही वर्शन है, उसमें कहीं पर रत्ती भर कोई परिवर्तन नहीं आने दिया गया है। लेकिन रामायण में देखिए तो रामायण में 2500 तरह के रामायण मौजूद हैं आज की तारीख में। कंबन रामायण, तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तरह तरह के रामायण मौजूद हैं और हर रामायण में अलग अलग कथाएं चलने लगती हैं। तो ठीक यही प्रॉब्लम बाइबल के साथ हुआ था। बाइबल में लैटिन बाइबल कुछ अलग बतला रहा है, ग्रीक बाइबल कुछ अलग बतला रहा है, किसी ने कुछ और बता दिया, टिंडल ने ट्रांसलेशन किया तो कुछ और हो गया। तो इस तरह से अलग अलग बातें आने लगी बाइबल में, जिससे बहुत दिक्कत होने लगी। तो उस समय के इंग्लैंड के राजा जेम्स द फर्स्ट ने 52 बाइबल के स्कॉलर्स को एकत्रित किया। आगे आ जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसको। उसने बाइबल के स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और बाजार में जितनी भी मौजूद थी बाइबल के प्रकार, सभी बाइबल के प्रकार को उन लोगों ने दे दिया इन्हें। और इन 52 पीपल को बोला कि आप लोग मिलजुल करके एक फाइनल बाइबल तैयार कीजिए, उसे ही मान्यता प्राप्त होगी और बाकी किसी बाइबल को मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तो इन स्कॉलर्स ने 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद एक फाइनल बाइबल तैयार किया और उस बाइबल का नाम था द ऑथराइज्ड वर्शन ऑफ द बाइबल, आधिकारिक बाइबल। अगर कल को धर्म के मामले में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो इसी बाइबल की बात को सत्य माना जाएगा। तो इस बाइबल ने जबरदस्त प्रभाव डाला भविष्य में आने वाली लिटरेचर का। आज की तारीख में हम और आप जो बाइबल पढ़ते हैं या हमारे और आपके घरों में जो बाइबल है वो यही बाइबल है। चर्चेस में जो बाइबल पढ़ाई या बताई जाती है यही बाइबल है। टिंडल की बाइबल नहीं पढ़ाई जाती है। अब इस बाइबल का कितना प्रभाव पड़ा? ये बाइबल अपने आप में साहित्य था। मार्जिन में लिखिए, मार्जिन में लिखिए, रिटन इन ब्लैंक वर्स, रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा
अब इस बाइबल का साहित्य पर या जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? रामचरितमानस का हमारे आपके जीवन पर कोई प्रभाव है? क्या हुआ जी, गायब हो गए सब? थोड़ा बहुत है सर। है। साहित्य पर कोई प्रभाव है? नहीं पता आपको। रामचरितमानस का हमारे ऊपर, रामचरितमानस का और महाभारत का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है कि अगर हम 20 सेंटेंस बोलें तो रामचरितमानस और महाभारत के किसी न किसी संदर्भ का जिक्र हमारी बातों में हो जाएगा। रामचरितमानस का और महाभारत का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है कि अगर आप गाय पर लेख लिखें और 20 लाइन लिखें तो कहीं ना कहीं जिक्र आ जाएगा, चाहे भाषा का, चाहे मेटाफर का, चाहे सिमिली का, चाहे किसी अन्य फिगर ऑफ स्पीच का, चाहे किसी घटना का, कुछ ना कुछ जिक्र आएगा। आपकी मां भी आशीर्वाद देती है आपको, तो यही बोलती है, देखिएगा शादी ब्याह में कोई नई दुल्हन और नया दूल्हा रहेगा तो बड़ा बुजुर्ग आशीर्वाद देगा कि एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है। तो ये किसका असर है? बाइबल का असर, रामचरितमानस का असर है ना। तो हमारे जीवन के एक एक हरकत पर असर है, तो वही हम एक एक हरकत पर असर थी बाइबल की। These are, the great writers of this period were Spencer, Johnson, कौन सा जॉनसन? बेन जॉनसन, पढ़ चुके हैं यूनिवर्सिटी विट्स में, और एलिजाबेथन प्ले राइट में पढ़े हैं इसको। मिल्टन, बनियन, these are the true children of both Renaissance and Reformation के सच्ची संतान हैं ये लोग। इन दोनों भावों को इन्होंने अपने साहित्य में व्यक्त किया है। On the whole, these two movements mark the real beginning of a high order of literature। इन दोनों मूवमेंट के कारण एक जबरदस्त साहित्य की शुरुआत। कल राहुल पूछ रहा था सेंट ऑगस्टीन के बारे में, गूगल सर्च किया जी? यस सर किए, बस उतना कुछ पता नहीं चला सर। इससे नहीं पता चला? जितना गूगल में लिखा हुआ है उतना तो अच्छा को जानकारी नहीं है। तुमको सिर्फ एक लाइन जानना है कि सेंट ऑगस्टीन यस सर 5th सेंचुरी के क्रिश्चियन सेंट हैं, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड में जबरदस्त योगदान दिया। तुमको भी सिर्फ इतना जानना है, और क्या। सेंट ऑगस्टीन के बारे में सेम 1 में तुम लोगों को बताए थे सेंट ऑगस्टीन का फेमस डायलॉग, इफ यू आस्क मी आई नो नॉट, इफ यू डोंट आस्क आई नो। पढ़ाए थे? यस सर। व्हाट इज पोएट्री? याद नहीं रखोगे तो तुम तो पढ़े, लेकिन हाथ में तुम्हारे मोबाइल भी था, गूगल भी था, लेकिन तुमको तो इच्छा नहीं हुई कि देखें कि सेंट ऑगस्टीन है कौन, कैसा दिखता है। ये तो इच्छा नहीं हुई होगी। अगर ये इच्छा होती तो आप में रेनेसांस स्पिरिट था, और ये इच्छा नहीं होती तो ये रेनेसांस स्पिरिट नहीं था। देखिए सर, वही तो बोल रहे कि वही पता चला कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में उसने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया था। बस, तो इतनी जानकारी काफी है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एलिजाबेथन पोइट्री, एलिजाबेथन पोइट्री कब से कब तक? एलिजाबेथन पोइट्री कब से कब तक? 1558 से 1603 1603 1603 तक।
ये हो गया एलिजाबेथन पोएट्री। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको, हम लोग लिख लेते हैं इसको 1558 से मोटे तौर पर हम लोग चलते हैं 1630 तक। 1558 से लगभग 1630 तक मान लेते हैं, ठीक है। 1558 से 1630 मान लेते हैं। 1630 तक कौन सा पीरियड था? कैरोलाइन से राज आता है उसमें। हम लोग वहां तक मान लेते। तो वहां तक क्यों माने? जब एलिजाबेथन एज 58 से लेकर के 1603 तक है, तो फिर हम आगे तक क्यों माने? ट्रेंड, कोई सा भी ट्रेंड रातों रात खत्म नहीं होता है। वो ट्रेंड डोमिनेंट होकर के आगे तक चलता रहता है। वो ट्रेंड डोमिनेट होकर के आगे तक चलता रहता है। इसलिए इसको बोलते हैं 1558 से 1630। हम लोगों के जमाने में अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल बेहद लोकप्रिय था। अमिताभ का युग था, अमिताभ की हेयर स्टाइल बेहद लोकप्रिय थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन डिक्लाइन कर गया और बाद में दूसरे हीरो भी आ गए और दूसरे हीरो के भी हेयर स्टाइल को लोग फॉलो कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती के हेयर स्टाइल को लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन अमिताभ के हेयर स्टाइल के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत धीरे कम हो रहे थे। तो अमिताभ का हेयर स्टाइल तो आखिर चल ही रहा था अगले कुछ साल तक, और आज की तारीख में आपको इक्का दुक्का कोई आदमी नजर आ जाएगा। 2000, 4000, 5000 आदमी को देखिएगा तो अमिताभ का हेयर स्टाइल आपको नजर आएगा। तो ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, इसलिए उसको स्ट्रेच कर दिया। क्वेश्चन लिख लीजिए, एलिजाबेथन पोएट्री ये ब्रॉडर क्वेश्चन है। और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? एलिजाबेथन सोनेट्स एंड सोनेटियर्स, क्वेश्चन लिख लीजिए। Elizabethan sonnets and sonneteers. Elizabethan sonnets and sonneteers. SONNETEERS. Elizabeth sonnets and sonneteers. आज श्रेया सरकार क्लास कैसे कर रही है? श्रेया फुर्सत कैसे मिली तुमको? सोनेट्स एंड सोनेटियर्स स्लैश कीजिए। लिंक टूटेगा तो इमीडिएटली कनेक्ट होइएगा। लिंक टूटेगा अभी, इमीडिएटली कनेक्ट होइएगा। उसके बाद लिखिए डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स। डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स फ्रॉम वायट, WYATT, Wyatt, from Wyatt, WYATT, Wyatt to Shakespeare, स्लैश कीजिए, फिर एक क्वेश्चन लिखिए। sonnets and lyrics, sonnets and lyrics during the Elizabethan age, स्लैश कीजिए। Poetry during the Shakespearean age. Poetry during the Shakespearean age. Poetry during the Shakespearean age. हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली कनेक्ट होइए। हम लोग 24 लोग हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली कनेक्ट होइए। आगे तक चलता रहा, इसलिए थोड़ा सा आगे भी हम लोग काउंट कर लेते हैं।
इस युग के पोइट्री को एलिजाबेथन पोइट्री के नाम से जाना जाता है। और इस युग में 1558 से लेकर के लगभग 1630 के बीच में सोनेट्स बहुत सारे लिखे गए। सोनेट किसको बोलते हैं? 2 लाइन 14 लाइन poems in iambic pentameter. 14 लाइन पोएम आयम्बिक पेंटामीटर, उसको बोलते हैं सोनेट। तो एलिजाबेथन एज में सोनेट्स ढेर सारे लिखे गए, और जो सोनेट्स लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोनेटियर्स। सोनेट लिखने वाले को सोनेटियर्स बोलते हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन था आपका एलिजाबेथन सोनेट्स एंड सोनेटियर्स पर शॉर्ट नोट लिखिए। दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स। एलिजाबेथन एज में डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स कैसे कैसे हुआ, कहां से कहां तक? वाइएट से लेकर के शेक्सपियर तक। वाइएट नाम के एक पोएट ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में सोनेट्स। तो वहां से लेकर के और अंतिम महान पोएट कौन सा हुआ है एलिजाबेथन एज का? शेक्सपियर। तो वाइएट से लेकर के शेक्सपियर तक सोनेट किस प्रकार से डेवलप? सोनेट को इन्वेंट किसने किया था? वाइएट से। पेट्रार्क ने, इटालियन पोएट पेट्रार्क ने, 14th सेंचुरी का पोएट था इटालियन पोएट पेट्रार्क। उसने सोनेट को इन्वेंट किया था। किस देश में? फ्रांस में या चीन में? इटली, रोम। इटली में। और इंग्लैंड में फिर सोनेट काफी देर से आया, और इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस वाइएट ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सोनेट्स एंड लिरिक्स ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में सोनेट्स और लिरिक्स लिखे गए। लिरिक्स किसको कहते हैं? लाइन से, पोएम का लाइन। पोएम के लाइंस को लिरिक्स बोल देते हैं। सोनेट भी एक प्रकार, वापस जाकर के सेमेस्टर 1 का नोट्स पढ़ लीजिएगा। लिरिक किसको बोलते हैं? कोई सी भी छोटी सी कविता जो पोएट के पर्सनल इमोशन को व्यक्त करती है उसको बोलते हैं लिरिक्स। तो सोनेट भी लगभग ऐसी ही कविता थी। सोनेट्स एंड लिरिक्स एलिजाबेथन एज का। और पोएट्री ड्यूरिंग द शेक्सपियरियन एज। चूंकि एलिजाबेथन एज का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर शेक्सपियर था, इसलिए एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज भी बोलते हैं। इंग्लैंड इन द 15th सेंचुरी वॉज पोइटिकली बैरन। वापस याद कर लीजिए सारे युग को। 14th सेंचुरी को क्या बोला जाता है? चौसरियन पीरियड। चौसर एज। चौसर एज बोला जाता है। चौसर बोला जाता है। कब से कब तक? 14th सेंचुरी। 1340 से लेकर के 1400 14th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में कुछ भी नहीं लिखा गया, उसको द बैरन एज के नाम से जानते हैं, वही जिक्र कर रहा है। और 15th सेंचुरी के बाद जो पीरियड आया वो एलिजाबेथन एज आ गया। इंग्लैंड इन द 15th सेंचुरी वॉज पोइटिकली बैरन। कोई खास विशेष कविता नहीं लिखी गई इस युग में, 15th सेंचुरी में। विद द डॉन ऑफ द न्यू एरा, नए युग के आगमन के साथ, कौन सा नया युग? द एलिजाबेथन एज। नए युग के आगमन के साथ, और नया युग कब आया? 1558। तो जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बनी, लोग बाग अपना कागज कलम लेकर के बैठ गया कि अब तो हम कविता लिख देंगे। हल्की फुल्की छोटी मोटी मामूली सी कविताएं पहले से लिखी जा रही होंगी, लेकिन एलिजाबेथन एज में कविताएं बहुत अच्छी लिखी जाने लगी। अ ग्लीम ऑफ होप वाज प्रोड्यूस्ड। एलिजाबेथन एज में एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी कि हां, अब कविता के क्षेत्र में बड़ी तरक्की होगी। अ फ्लैगिंग इंटरेस्ट इन पोइट्री वाज अराउज्ड बाय वाइएट। वाइएट ने, आगे आ जाएगा वाइएट के बारे में डिटेल। वाइएट ने
कविता में लोगों की रुचि जागृत कर दी। Who introduced the sonnet and lyric in English poetry? और वाइएट को किस चीज का श्रेय जाता है? इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का। सोनेट को किसने इन्वेंट किया था? पेट्रार्क ने। किस कंट्री में? इटली। किस सेंचुरी में? 13th या 14th सेंचुरी में। 13th या 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में, 1300 कुछ में। आप समझते होंगे कि सर बूढ़े हो गए हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जब हमको इस उम्र में इस बात को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा वो आप जान जाइए। मेरी तो उम्र खत्म हुई अब। लेकिन इंग्लैंड में, इटली में इन्वेंट हुआ था सोनेट। इंग्लैंड में सोनेट को लाने का श्रेय थॉमस वाइएट को जाता है। पढ़ा चुके हैं सेम 1 में। He paved the way for the later advancement in the hands of Sidney, Spenser, Shakespeare and others. और वाइएट ने जब इंट्रोड्यूस कर दिया सोनेट इंग्लैंड में, तो उसके बाद आने वाले कवियों ने, जिसमें फिलिप सिडनी था, एडमंड स्पेंसर था, विलियम शेक्सपियर था, सबके बारे में आगे चर्चा होगी। इन लोगों ने सोनेट को परफेक्ट किया और आगे बढ़ाया। The Elizabethan lyrics and sonnets were an expression. Elizabethan एज में जो लिरिक्स और सॉनेट्स लिखे जा रहे थे, सॉनेट भी 14 लाइन की कविता थी, छोटी कविता थी, जो कवि के पर्सनल इमोशन को व्यक्त करती थी। सॉनेट भी एक प्रकार का लिरिक था। Elizabethan lyrics and sonnets were an expression of the holiday mood of its author. एलिजाबेथन एज में जो कविताएं लिखी जा रही थी वह कवियों के हॉलिडे मूड को व्यक्त करता था। तो ये हॉलिडे मूड क्या बला है? परीक्षा के दिन किस मूड में रहते हैं आप? हॉलिडे मूड में? नो सर। 1 जनवरी को हॉलिडे मूड में रहते हैं। तो हॉलिडे मूड को व्यक्त करता है, उनके प्रसन्न मूड को व्यक्त करता है। प्रसन्न है वो, प्रेम में है। आमतौर पर सारी कविताएं जो थी वो प्रेम से रिलेटेड थी। तो प्रेम में है, प्रेमिका की प्रशंसा में लिख रहे हैं, प्रेम की प्रशंसा में लिख रहे हैं, दोस्ती की प्रशंसा में लिख रहे हैं। आमतौर पर इस तरह की कविताएं थी। ये नहीं था कि मां मर गई है और शोक में आंसू बहा रहे हैं। ऐसी कविताएं नहीं लिखी गई थी इस युग में। इट इज लाइट। ये कविताएं हल्की थी वजन में। नो सर, पढ़ने में हल्की थी। पढ़ने में हल्की थी। पढ़ने में हल्की मतलब आसान थी सर। समझ में आ जाए, उसमें जो भाव व्यक्त किए गए हैं वो आसानी से समझ में आ जाए, उसका मीटर, उसका राइम स्कीम आसानी से समझ में आ जाए। लाइट एंड एरी। एरी मतलब हवादार। क्या? लाइट एंड एरी मतलब हल्की फुल्की कविताएं थी। आज के हिंदी फिल्मों का जो आप गाना सुनते हैं वो क्या रहता है? लाइट एंड एरी रहता है। एंड रिफ्रेशेस इवन व्हेन इट सेज नथिंग इन पर्टिकुलर। और इन कविताओं को सुन करके मन प्रसन्नचित्त हो जाता था। इन कविताओं को सुन करके या पढ़ करके मन प्रसन्नचित्त हो जाता था, भले ही इन कविताओं में कोई विशेष ज्ञान की बात न की गई हो। हिंदी फिल्मों का गाना कोई ज्ञान की बात नहीं होती है, और लेकिन आप उसको सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। नहाने गए हैं तो बाथरूम में गुनगुना रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। आप ये करते हैं। इट्स स्वीटनेस एंड मेलोडी इज अनपैरेलल्ड। ये कविताएं जो थी मधुर थी। मधुर मतलब चाटने में मीठा, सुनने में अच्छा। मेलोडी, उसके अंदर जो म्यूजिक थी वो अनपैरेलल्ड थी। फिर उसका कोई मुकाबला नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं। बेहद अच्छी कविताएं थी। तो अब इंपॉर्टेंट पोएट्स कौन कौन से हुए इस युग में? इंपॉर्टेंट पोएट्स कौन कौन से हुए?
अगर आपको आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिजाबेथन पोएट्री, तो क्या लिखेंगे आप? इस पूरे पैराग्राफ को लिखेंगे, आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। तो ये पहला पैराग्राफ लिखें और उसके बाद 2-4 कवियों का नाम बताइएगा कि नहीं बताइएगा? ये महत्वपूर्ण कवि हुए हैं एलिजाबेथन एज में और इन लोगों ने ये कविताएं लिखी है। 150 वर्ड्स पूरा होगा नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। सर टॉमस वाइएट, इसका उच्चारण याद रखिएगा, वाइएट। आपके कॉलेज में टीचर चाहे जैसे उच्चारण करें, टीचर को टोक टाक नहीं कीजिएगा, गुस्सा आ जाएगा टीचर। सर टॉमस वाइएट was the first poet 1503 से 1542। अब आपको समझ में आया कि हम क्यों बोलते हैं कि ट्रेंड पहले बिगिन करता है और बाद तक चलता रहता है। एलिजाबेथन एज कब से शुरू हुआ? 1558 से। और सर टॉमस वाइएट कब मर गया? 1542 में ही। यस सर। Was the first poet who introduced the sonnet in English poetry, which was based on the model of Petrarch, the Italian sonneteer. इसने जो सोनेट इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में, वह पेट्रार्क के मॉडल पर था। तो पेट्रार्क का क्या मॉडल था वो बतला दीजिए। 14 लाइन पोयम। 14 लाइन ऑक्टेव एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। 14 लाइन, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट, और हर एक लाइन में 11 सिलेबल्स हुआ करते थे। आयम्बिक पेंटामीटर में थे, लेकिन हर एक पोएम में, हर एक लाइन में 11 सिलेबल हुआ करते। His poems were short but fairly numerous. इसने छोटी छोटी कविताएं लिखी। छोटी मतलब क्या, 14 लाइन की कविता थी और कई कविताओं को लिखा। फेयरली न्यूमरस। ही रोट 30 सॉनेट्स। इसने 30 सॉनेट्स लिखे, आउट ऑफ विच, जिसमें से a third consists of translations from Petrarch, जिसमें 30 में से 1/3 कविताएं, तो 30 का 1/3 कितना हो जाएगा जी? 10, यही ना हो जाएगा? yes, जिसमें से 1/3 कविता तो पेट्रार्क का सीधा सीधा ट्रांसलेशन था। His poems were published in Totel's Miscellany. Totel's Miscellany नाम की एक किताब छपी थी। इसको गूगल सर्च करो जी। टोटल मिसलेनी की स्पेलिंग गलत है, MISCE होना चाहिए। गूगल सर्च करो तुरंत। इसकी कविताएं जो थी वह एक किताब में प्रकाशित हुई और उस किताब का नाम था टोटेल्स मिसलेनी। एलिजाबेथन एज में टोटल्स मिसलेनी नाम की एक किताब छपी थी, जिसमें कई कवियों की कविताएं छपी थी। तो टोटल्स मिसलेनी का बार बार जिक्र आएगा। इन विच अबाउट 30 अदर राइटर्स कंट्रीब्यूटेड, जिसमें 30 अन्य कवियों की कविताएं भी छपी थी। सर ए की जगह ई होगा सर। वो तो अभी बता दिए, हम करेक्शन करा दिए। चलो ठीक है, ए की जगह ई होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। MISCE। His sonnets are bold। इसके सॉनेट्स जो हैं बोल्ड है। बोल्ड मतलब साहसी। बोल्ड मतलब अट्रैक्टिव सर, पढ़ने में। बोल्ड मतलब उसमें नए नए किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। कोलंबा में क्या लड़कियां शॉर्ट्स पहन करके कॉलेज जा सकती हैं? No, sir. नहीं। और अगर कोई पहन लेगा और पहन करके जाएगा तो वो क्या होगा? बहुत ताकतवर होगी कि बहुत बोल्ड होगी? बोल्ड। तो क्या बोले? बोल्ड बोलेंगे ना। तो इसने नए नए एक्सपेरिमेंट किए, नए नए विषयों पर लिखे। अब तक किसी ने सोनेट नहीं लिखा था इंग्लैंड में, ये सोनेट लिखा। सफल होंगे तो ठीक है, असफल होंगे तो ठीक है। पैशनेट सॉन्ग्स, और इन सोनेट्स में कैसी भावनाएं रहती है? हाईली इमोशनल पोएम्स रहता है ये सोनेट्स।
कवि के मन के इमोशंस को व्यक्त करता है। तो ये पैशनेट सॉन्ग्स थे, समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सक्यूजिट ब्यूटी एंड चार्म। और इन कविताओं में एक्सक्यूजिट ब्यूटी एंड चार्म, अद्भुत सुंदर कविताएं थी, ये बेहद सुंदर कविताएं थी। एक्सक्यूजिट ब्यूटी एंड चार्म थी इन कविताओं में। सुंदर मतलब देखने में, पढ़ने में सर, पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती थी कविताएं। कोई हिंदी फिल्मों में रोज 10 गाने आते हैं, कोई एक गाना ही आपका प्रिय होता है। तो प्रिय क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्यूजिट ब्यूटी एंड चार्म, बाय द नोट ऑफ फेंसीफुलनेस। और इन कविताओं में क्यों अच्छा लग रहा था? फेंसीफुलनेस, कल्पनाशीलता की वजह से। उस गीत को गुनगुनाते हैं, उस कविता को पढ़ते हैं तो आपके मन में कई किस्म के भाव आते हैं जो बड़ा अच्छा लगता है। ही इम्पार्टेड इमोशन, इसने अपनी कविताओं में इमोशन डाला, पैशन डाला, फोर्सफुलनेस, प्रभावशाली उसको बनाया, एंड एंथुजियाज्म, और उत्साहजनक कविताएं थी। नहीं कि कविता पढ़ लिए और उसके बाद घर के कोना में बैठ करके रो रहे हैं 3 दिन तक, ऐसी कविता इसने नहीं लिखी। इसने खुशगवार और मन प्रसन्न कर देने वाली कविताओं को लिखा। इसका एक मित्र भी था जिसका नाम था हेनरी हावर्ड। पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें सेमेस्टर 1 में। इसका एक मित्र भी था हेनरी हावर्ड। मित्र एग्जैक्टली नहीं बोलिए, ये लोग पेयर में हमेशा काउंट होते हैं। वायट एंड सरे के नाम से चलते हैं ये। हेनरी हावर्ड, द अर्ल ऑफ सरे, जो सरे नाम की जगह का जमींदार या राजा कर पाना मुश्किल है, छोटे। ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ सोनेट। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि वायट किस तरह की सोनेट्स लिखता था और हावर्ड किस तरह के सोनेट्स लिखता था। तो वायट पेट्रार्कन सोनेट लिखता था। इसने भी डेवलपमेंट ऑफ सोनेट में काफी योगदान दिया। द फॉर्म डेवलप्ड बाय हिम वाज लेटर नोन एज द शेक्सपियरियन सोनेट। और हावर्ड ने जिस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया उसको आगे चल करके शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा। तो हावर्ड ने क्या किया था? पेट्रार्कन में एक ऑक्टेव होता था और एक सेस्टेट होता था। 8 लाइन का एक स्टैंजा, 6 लाइन का एक स्टैंजा। और हेनरी हावर्ड ने लिखना शुरू किया 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा और 2 लाइन का एक स्टैंजा। टोटल कितना हो गया? 14। ठीक है। तो ये शेक्सपियरियन मॉडल पे लिखता था। शेक्सपियरियन मॉडल जो है नाम बाद में पड़ा, अभी तक शेक्सपियर का जन्म भी नहीं हुआ है। चूंकि शेक्सपियर ने हेनरी हावर्ड के मॉडल को अपनाया, सरे के मॉडल को अपनाया, इसलिए वह शेक्सपियरियन सोनेट का है। His love sonnets are addressed to Geraldine. यह अपने सोनेट्स में अपनी प्रेमिका जेरेल्डाइन को संबोधित करता है, याद करता है। अधिकांशतः ये प्रेम गीत ही हुआ करते थे सोनेट्स। These were characterized by melancholy. इसकी कविताओं में उदासी का भाव, melancholy and sadness। प्रेमिका इसके प्रेम का जवाब नहीं दे रही है, उस विषय पर इसकी अधिकांश कविताएं थी। इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? यस सर, बेशक पूछ सकते हैं सर। ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस किया? इंग्लैंड में। कहा? इंग्लैंड में। तो इसने इंट्रोड्यूस किया ब्लैंक वर्स को। और द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इस वर्ष में लिखा गया 1611। इस वर्ष में लिखा गया Blank वर्स। याद रखिएगा, ब्लैंक वर्स बेहद ही ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है। ब्लैंक वर्स बार बार आपको दिक्कत करेगा। यहीं पर छोड़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग कल। आज